तो देखिए मंगल बेला आ गई है। अब शहनाई गूंजने जा रही है। आज से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। जिन घरों में शादियां हैं उन्हें इस पल का बेसब्री से इंतजार था। तकरीबन 50 दिन के इंतजार के बाद ये शुभ बेला वापस आ गई है। 1 तारीख को शुक्र उदय होने के साथ ही शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। कल नए साल का पहला शुभ मुहूर्त है। यानी ज्योतिषों का कहना यह है कि इस साल विवाह के कुल 59 मुहूर्त पड़ने जा रहे हैं और 12 में से 8 महीने शादियां होंगी। 7 फेरों से बसंत से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाजार गुलजार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इस साल कारोबारियों को बम्पर कमाई की उम्मीद है, क्योंकि देखिए अब कारोबारियों का भी बसंत आ चुका है। 7 फेरों से जुड़ी रौनक हर ओर देखने को मिल रही है। घरों में तैयारियां तेज हैं। मंगल गीत हर वक्त गूंज रहे हैं और खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है। तो घर, शादी और सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजार भी गुलजार पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। कपड़ा व्यापार, ज्वेलरी, कैटरिंग, टेंट डेकोरेशन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कारोबारियों को इस साल बम्पर कारोबार की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना यह है कि इस शुभ विवाह योग से व्यापार को नई रफ्तार मिल जाएगी। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से बैंड बाजा, बारात और शहनाई की गूंज का मौसम आ गया है। शुभ मुहूर्तों की शुरुआत के साथ ही शहनाइयों की गूंज से मैरिज गार्डन और होटल गुलजार होने जा रहे हैं और बाराती फिर से थिरकते नजर आने वाले हैं। पौष महीने और खरमास की वजह से शादियों पर लगा ब्रेक अब खत्म हो गया है और अब एक बार फिर शादियों की रौनक छाने जा रही है। इस साल फरवरी यानी मौजूदा महीना विवाह के लिए सबसे व्यस्त महीना है, क्योंकि इस महीने में सबसे ज्यादा विवाह के 14 मुहूर्त हैं। साल 2026 में शादी का पहला मुहूर्त सामने है। 5 फरवरी विवाह का पहला शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस साल विवाह के कुल 59 मुहूर्त हैं। फरवरी से जुलाई तक शादियों की तारीखें हैं। हालांकि खरमास की वजह से 14 मार्च से 13 अप्रैल तक विवाह वर्जित रहेगा और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी शादियां नहीं होंगी। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में फिर विवाह के मुहूर्त हैं। शादी के सीजन की शुरुआत के साथ ही बाजारों में भी रौनक लौट आई है। सोने चांदी से लेकर कपड़ा बाजार तक खरीदारों से गुलजार नजर आने लगे हैं। साल के पहले खरमास के बाद एक बार फिर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो गए हैं। लोग शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आप किसी भी दुकान में जाएं, चाहे वो लहंगे की हो, सूट की हो, शेरवानी की हो, लोगों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है। शादियों की तारीखें इस साल कम है, उस लिहाज से हर मुहूर्त पर आपको भारी भीड़ बाजारों में दिखाई पड़ेगी। चांदनी चौक वैसे भी शादी की शॉपिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर शादी की शॉपिंग के लिए आते हैं। कई विदेशी लोगों को भी आप यहाँ पर शॉपिंग करते हुए देखते हैं। इस वक्त चाहे ज्वेलरी की दुकानें हो, चाहे लहंगे की दुकानें हो, सभी दुकानों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है और जो दुकानदार हैं वो भी इस भीड़ से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। शादी के इस सीजन को लेकर बाजारों में पहले से ही खास रूप से तैयारी शुरू कर दी गई थी। दुकानदारों के मुताबिक इस बार दुल्हनों के लिए ब्राइडल वियर में वेलवेट सिल्क और प्योर सिल्क लहंगों की ज्यादा डिमांड है। इसके साथ ही पेस्टल शेड्स, मिरर वर्क और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे दुल्हनों की पहली पसंद के रूप में उभर रहे हैं। बाजारों में इस बार फ्यूजन स्टाइल साड़ी, गाउन और ट्रेंडी लहंगे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। साड़ियों की अगर बात करें तो विचित्रा, बनारसी सिल्क, एचियो और लिनन की डिमांड बढ़ रही है। शादियों में नया ट्रेंड दूल्हा दुल्हन की ड्रेस से मैचिंग वरमाला है। अब जोड़े अपनी आउटफिट के हिसाब से स्पेशल वरमाला बनवा रहे हैं, जिसके लिए गुलाब, रजनीगंधा जैसे फूलों की डिमांड भी खूब है। इन सब के अलावा टेंट व्यवसायियों से लेकर केटरर्स, बैंड संचालकों के पास पहले से ही बुकिंग है और शादी का सीजन शुरू होने के बाद इनमें और ज्यादा इजाफा होना तय है।
कुल मिलाकर शादी के सीजन में कारोबारियों को शानदार कारोबार होने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शादियों के सीजन को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिख रही है। एक अनुमान के अनुसार इस साल करीब 46 लाख शादियां होंगी, जिनमें से 6 करोड़ 5 लाख के कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है पूजा। देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि इस बार क्या नया है, क्या ट्रेंडिंग है। पेस्टल कलर्स की पोशाकें खूब डिमांड में नजर आ रही हैं। इसके अलावा इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस और लाइट वेट ज्वेलरी की भी खूब डिमांड देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैभव, देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग का अभी बढ़ चढ़ कर चलन है। ऐसे में जाहिर है कि शादियों के सीजन में रिटेल, ट्रैवल, होटल और इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा। और आइए बात करते हैं माघ मेले की। देखिए, आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, जहाँ पर माघ मेले में पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास चलता है। इस दौरान श्रद्धालु जो हैं संगम की रेती पर रहते हुए नियमों का कठोर पालन करते हैं, तप करते हैं। माघी पूर्णिमा के बाद कल्पवासी अपना बोरिया बिस्तर समेटने लग जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में त्रिजटा स्नान के बाद वो विदा लेते हैं। इस स्नान का मुहूर्त जो है कल शाम से शुरू हुआ और श्रद्धालु इस अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने लगे। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा से शुरू माघ मेले की रौनक अभी भी छाई हुई है। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास संपन्न होने के बाद भीड़ कुछ कम भले ही हुई, लेकिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक कल्पवासी यहाँ कठिन तप करते हैं और फिर माघ पूर्णिमा स्नान के बाद कल्पवासियों का यहाँ से जाना शुरू हो जाता है। लेकिन उनमें से भी कई यहाँ त्रिजटा स्नान के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि त्रिजटा स्नान माघी पूर्णिमा के बाद होता है, जिसे कल्पवासियों का अंतिम स्नान पर्व माना जाता है। स्नान का मुहूर्त मंगलवार शाम से शुरू हुआ, जिसके साथ ही कल्पवासियों और बाकी श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान करना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम से शुरू हुआ त्रिजटा स्नान आज यानी बुधवार को भी जारी है। इस स्नान के बाद कल्पवासी माघ मेले से विदा लेंगे। पूर्णिमा को नहा चुके हैं, लेकिन त्रिजटा नहा के जाएंगे। जब तक त्रिजटा नहीं नहाएंगे तब तक पूर्ण नहीं होता है पूरे महीने का स्नान। इसलिए रुके हैं। अब स्नान करके ही? हाँ, स्नान करके तब जाएंगे। अभी कल्पवास हमारा खत्म नहीं हुआ। हम लोग पौष पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक कल्पवास मानते हैं लोग, लेकिन हम रहते हैं त्रिजटा तक, क्योंकि 3 दिन बिना नहाए हुए कहते हैं कल्पवास पूरा नहीं होता है। क्यों स्नान महत्वपूर्ण है वो? इसलिए महत्वपूर्ण कहते हैं, उसका फल नहीं मिलता है जब तक त्रिजटा ना नहाए। वो माता जानकी से कुछ जुड़ा हुआ है। माघी पूर्णिमा के बाद बचे हुए कल्पवासियों के लिए 1 महीने की तपस्या के बाद त्रिजटा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीता माता की रक्षा की थी। ये स्नान पर्व त्रिजटा की तपस्या और उनके परोपकार का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों का भी मत है और भक्तों का अपना भी विचार है, अपना मत है कि जो माघ पूर्णिमा के बाद तृतीया तक जो स्नान करता है तो जो भी त्रुटियां रहती हैं वो स्नान से पूर्ण हो जाती हैं, कुछ अवशेष बचता नहीं है। कल्पवास करते हैं, उसमें अगर उनका किसी भी दिन छूट गया या तो कोई भी कल्पवासी किसी कारण से 1-2 दिन बाद में आए या तो बीमार हो गए या तो कोई भी बात हुई जिसके कारण से वो माह पर्यंत जो है पूरा अपना व्रत में थोड़ा भी उनका त्रुटि हुई, तो एक धार्मिक मान्यता है और अवधारणा है कि जो भी त्रिजटा स्नान कर लेता है उसको माह पर्यंत का कल्पवास का फल का प्राप्त हो जाता है। त्रिजटा स्नान पर श्रद्धालु संगम में 3 डुबकी लगाकर मां गंगा और मां यमुना से अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। विशेषकर कल्पवासियों से जब तप के दौरान कोई नियम भंग हो जाए तो मान्यता है कि ये स्नान उस तप को पूर्ण कर देता है। त्रिजटा स्नान के संपन्न होने के बाद माघ मेला क्षेत्र कुछ खाली जरूर हो जाएगा,
लेकिन माघ मेला का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम स्नान पर्व के साथ होगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के पहले स्पेस सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इस नए सेंटर का उद्घाटन कर दिया। ये स्पेस सेंटर अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए सपनों को नई उड़ान देगा। ये शुभारंभ है सपनों को मुकाम तक पहुंचाने का। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राज्य के पहले स्पेस सेंटर की शुरुआत भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। नया रायपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल राखी कैंपस में ये स्पेस सेंटर छात्रों को अंतरिक्ष की दुनिया के रहस्यों से रूबरू कराएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों को ये स्पेस सेंटर नई राह दिखाएगा। इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जब आप लोग भी अपने न्यूज़ के माध्यम से इन चीज़ों को कवर करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं, तो बच्चों को पता चलता है कि हो क्या रहा है, करना क्या है। तो ऐसी लैब बनती हैं तो वो एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की। मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन आज हो रहा है। इस मौके पर छात्रों ने एक साइंस एग्जीबिशन भी लगाई और एस्ट्रोनॉट शुभांशु ने सभी बच्चों के प्रोजेक्ट को बड़ी बारीकी से देखा। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के तहत बने इस स्पेस सेंटर का मकसद छात्रों और नौजवानों को स्पेस रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नया रायपुर के बाद आने वाले वक्त में राज्य में ऐसे कई स्पेस सेंटर खोले जाएंगे। हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे मतलब थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकली उनको सब करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टैलेंट बहुत है, उनको अवसर देने का काम था जो हुआ है, और आगे हम लोग का प्रयास होगा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह का केंद्र स्थापित करेंगे ताकि पूरे प्रदेश के बच्चों को इसका लाभ होगा। छत्तीसगढ़ का ये पहला स्पेस सेंटर छात्रों के सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ उन सपनों को पूरा करने की राह भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़, ठंडी हवा और सुकून भरे पल। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम सिर्फ खूबसूरती ही नहीं लाता बल्कि सैर सपाटे का बेहतरीन मौका भी देता है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट्स में ऑक्यूपेंसी तेजी से बढ़ी है। स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर, गाइड, ढाबे, रेस्टोरेंट और साथ ही एडवेंचर एक्टिविटी से जुड़े कारोबारियों को भी अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए पर्यटक स्नो वॉक, स्लेजिंग, स्कीइंग और फोटोग्राफी जैसे गतिविधियों का भरपूर मजा ले रहे हैं। दरअसल बर्फबारी पहाड़ों पर दिखने में ही चांदी सी नहीं लगती, बल्कि बर्फबारी स्थानीय कारोबारियों के लिए चांदी लेकर भी आती है। बर्फबारी के होने से पहाड़ों पर लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में उनके रहने, खाने से लेकर एंजॉय के लिए एक्टिविटी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है, जिसके लिए स्थानीय कारोबार साल भर पूरी मेहनत करते हैं और ये मेहनत रंग लाती है बर्फबारी के सीजन में, जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं और कारोबारियों की बम्पर कमाई होती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और सोलन में जमकर बर्फबारी हो रही है। सोलंग वैली तो इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहाँ खींच रहा है और पर्यटकों से गुलजार घाटी को देखकर कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। चांदी सी चमक रही हिमालय की चोटियां पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और धूप पड़ते ही ये चोटियां चांदी की तरह दमकने लगी है।
इस मनमोहक नजारे ने एक बार फिर सैलानियों को पहाड़ों की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है, या कहें पहाड़ों का बसंत सैलानियों को बुला रहा है। हिमाचल के सोलन में सोलंग वैली तो इन दिनों पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से गुलजार है। ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़ और साहसिक खेलों का आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाया है। सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और बर्फ पर अन्य खेलों का रोमांच युवाओं को खूब लुभा रहा है। मैं पर्सनली बोलूं तो मेरी एडवाइस सबको होगी कि सभी आए यहाँ पर। ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जीते जी स्वर्ग का एहसास कराता है। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस एक बार करना बहुत ज़रूरी है। और जो आप इंस्टा से देखते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है या ट्रैफिक जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की बातों में ना आकर अपनी लाइफ का एंटरटेनमेंट जरूर लें। 9th टाइम है ये मनाली में, बट दिस वाज द बेस्ट टाइम। फुल ऑफ स्नो, अप्रॉक्स 4-4 फीट 5-5 फीट स्नो है। एंड बेस्ट वाज द पैराग्लाइडिंग जो उन्होंने ऊपर 3000 फीट से कराई है। उसका तो एक्सपीरियंस बता ही नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा उसको करने के लिए। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटन सीजन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। होटल, रिजॉर्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर पूरी क्षमता के साथ पर्यटकों की सेवा में जुटे हैं। हिमाचल ही नहीं, कश्मीर की वादियां भी इन दिनों हिमयुग में तब्दील हो गई हैं। ताजी बर्फबारी के बाद पहाड़, मैदान और सड़कें सफेद चादर में ढक गई हैं। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत तमाम पर्यटन स्थल बर्फ से लकदक है, जहां हर तरफ सर्दी के बीच कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती देखने को मिल रही है। और इस खूबसूरती को तस्वीरों में कैद करने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेड़ों से लेकर मकानों तक कई फीट बर्फ जम चुकी है। गाड़ियों की छत पर भी बर्फ की मोटी परत है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कारीगरी की हो। यहाँ पहुँचे सैलानी इस मौसम का भरपूर मजा उठा रहे हैं। कोई कैमरे में यादों को कैद कर रहा है तो कोई नाचते गाते हुए बर्फीली वादियों को एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भी बर्फबारी में रोमांच देखने के लिए मिला। यहाँ कई फीट तक बर्फ से ढके मैदान पर स्नो क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला देखा गया। बर्फ से ढके मैदान के बीच बिछी ग्रीन मैट पर बल्लेबाज शानदार छक्के चौके जड़ते दिखे। वहीं फील्डर घुटनों तक जमी बर्फ में दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। हर गेंद के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा है। ये नजारा किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं है। हर साल यहाँ पे गुरेज में जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद किया जाता है, तो इसी तरह से इस साल भी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है स्नो क्रिकेट का इनेकाद गुरेज में किया गया है, जिसमें 32 टीम्स ने शिरकत की है। और जो है विनर ऑफ टीम जो है उसको 50,000 रुपये का तोहफा दिया जाए। इंडियन आर्मी का यही इनिशिएटिव है कि यहाँ के यूथ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी की ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में इस साल तीसरी बार पर्यटन सीजन की बराबरी देखने को मिली है। बर्फबारी और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद गंगी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे यहां के गांव पूरी तरह से सैलानियों से गुलजार हो उठे हैं। यानी बर्फबारी डबल खुशखबरी लेकर आई है सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि सैलानियों के पहाड़ों पर पहुंचने से स्थानीय लोगों को होम स्टे, होटल और गाइड सेवाओं से अच्छा लाभ मिल रहा है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, पहलगाम से मीर फरीद और टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इस बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूर दूर से सैलानी कुदरत के इस नज़ारे को देखने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में भी बर्फ ने सैलानियों को सौगात दी है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में भी पहाड़ों में बर्फबारी होती रहेगी। इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। सर्द मौसम में कुदरत मेहरबान हुई और ताज़ा बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को और निखार दिया। स्विट्जरलैंड जैसा ये नजारा इन दिनों पहलगाम में दिख रहा है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से पूरी घाटी की रंगत ही बदल गई है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर है। चीड़ और देवदार के विशाल पेड़ भी सफेद बर्फ से सजे नजर आ रहे हैं। रात की बर्फबारी से सुबह सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो जा रही है। घरों और होटलों की छतों पर भी बर्फ जमा है। लोग सड़कों से बर्फ हटाकर आगे बढ़ने की राह निकाल रहे हैं। होटलों के बाहर खड़ी कारें पूरी तरह बर्फ के आगोश में समा जा रही हैं। घाटी की ये खूबसूरती सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग कश्मीर आ रहे हैं। बेतहाशा ठंड के बावजूद होटलों की बुकिंग फुल है। लोगों को इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था और अब बर्फ देखते ही लोग इसका आनंद लेने बाहर निकल जाते हैं। पहलगाम ही नहीं, साउथ कश्मीर के शोपियां में भी इन दिनों लगातार बर्फ पड़ रही है। मंगलवार को भी शोपियां में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ की चादर और मोटी हो गई। बर्फबारी के साथ ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार बर्फ गिरने के बावजूद ज्यादातर रास्ते बिल्कुल साफ हैं और इससे सैलानियों को भी खासी सहूलियत हो रही है। कश्मीर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम का रुख बर्फीला ही बना हुआ है। मंगलवार सुबह से ही औली में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। इस बर्फबारी से सैलानियों का उत्साह और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में औली में विंटर कार्निवल और विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। इन आयोजनों के लिए भी लोगों को ऐसी ही बर्फबारी का इंतजार था। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयन रीजन में एक्टिव एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी का असर कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अभी कंटिन्यूज आप कह सकते हैं कि हिमालय में लगातार वेदर एक्टिविटी हो रही है। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी जम्मू और एडजॉइनिंग पाकिस्तान एरिया पे है। उसका प्रभाव जनरली हिमालय में रहेगा। उसके साथ ही आप अगर जब मैप देखेंगे तो आप जहाँ साइन देख सकते हैं कि ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दिया। उसका कारण क्या है कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवाएं हैं जो अरबियन सी से आ रही हैं और एक जहां हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं, दोनों का इस रीजन में कन्फ्लुएंस हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में इन दिनों सुबह और रात के वक्त घने कोहरे की चादर भी दिख रही है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते दिन साफ रहेंगे और दिन में खिली धूप लोगों को राहत का एहसास कराएगी। पहलगाम से मीर फरीद और औली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ दिल्ली से मनीषा लाडा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त इसी तरह का कोहरा दिल्ली में बना रहेगा। इंडिया गेट से हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं कि कैसा है आज दिल्ली का सुबह का हाल। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में जो घना कोहरा लगातार पड़ रहा था, हालांकि उसमें आज थोड़ी राहत मिली है। सुबह के वक्त जरूर कुछ इलाकों में घना कोहरा था, खासतौर से उन इलाकों में जो ओपन एरिया है या राजधानी दिल्ली के जो इलाके थे वहां पर काफ़ी कोहरा था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है, मौसम साफ होता जा रहा है। इस वक्त इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो हालात थे मंगलवार को उससे थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि 8 बजे के वक्त में कल इंडिया गेट इस जगह पर जहां मौजूद है यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज थोड़ी राहत है। राहत सिर्फ फॉग से ही नहीं बल्कि टेम्परेचर से भी लोगों को मिलेगा। दिन के वक्त में जो टेम्परेचर मैक्सिमम 17 से 18 डिग्री जा रहा था, आज 20 डिग्री को पार करेगा। साथ ही साथ अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की भी बात करें तो रात में भी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उससे भी फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा। अलवर की सरिस्का में अब बाघों का आशियाना बढ़ने जा रहा है। बाघों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने का फैसला किया है। अब दौसा और जयपुर के बफर एरिया को भी सरिस्का टाइगर रिजर्व में शामिल कर दिया जाएगा।
इससे सरिस्का में आए नए बाघों को अपना इलाका बनाने में सहूलियत होगी। सरिस्का में बढ़ता जा रहा है बाघों का कुनबा और अब तैयारी है इन बाघों के आशियाने का दायरा और बढ़ाने की। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। जंगल के कुदरती माहौल में खुलकर घूमते बाघों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी अलवर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सरिस्का में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, लिहाजा अब सैलानियों को भी इन बाघों का दीदार आसानी से हो जा रहा है। बाघों की बढ़ती संख्या से वन विभाग उत्साहित है और अब इन बाघों के लिए जंगल का एरिया बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बाघों को घूमने फिरने और शिकार करने के लिए पूरी जगह मिले, इसके लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने की तैयारी में है। बहुत जल्द जयपुर और दौसा जिले में पड़ने वाले बफर एरिया को भी सरिस्का में जोड़ दिया जाएगा। सरिस्का का ज्यादातर हिस्सा अलवर जिले में पड़ता है। फिलहाल सरिस्का 1229 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अब इसमें दौसा और जयपुर का 600 स्क्वायर किलोमीटर का बफर एरिया शामिल हो जाएगा। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व कुल 1829 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा। इस काम के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की एक मीटिंग भी हो चुकी है। इस प्रस्ताव पर फील्ड वर्क जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आसपास के जैसे टेरिटोरियल एरियाज हैं, दौसा के, अलवर के, जयपुर के, उनको इंक्लूड करके जो बफर का क्षेत्र जो है वो बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। उसके लिए एनटीसी ने एक कमेटी भी बनाई है। हमारे राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की एक बैठक हम करवा चुके हैं और बाकी प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। तो अभी सरिस्का का क्षेत्र जैसे 1229 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसे बढ़ा 600 स्क्वायर किलोमीटर और बढ़ाने की उम्मीद की 1800 स्क्वायर किलोमीटर किए जाने की उम्मीद है। सरिस्का का एरिया बढ़ने से जंगल में आए नए शावकों को अपना इलाका बनाने में सहूलियत होगी। इससे बाघों के संरक्षण के साथ ही जंगल का विस्तार भी होगा। अलवर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे।